और अब खबरें विस्तार से। चंबा में मनोहर हत्याकांड पर सियासत बढ़ती जा रही है। चंबा में तनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पीड़ित परिवार के घर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समर्थकों के साथ मनोहर लाल के परिजनों से मिलने उनके घर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सलोनी के चौड़ा नामक जगह पर उन्हें रोका। प्रशासन की तरफ से इलाके में कल ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसके चलते दोनों को भीड़ के साथ जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद दोनों नेता चौड़ा में ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। ऐसा है, अगर जे आपने लोगों को जाने देना है, हम दोनों लोग वहाँ खड़े होंगे जब तक एक एक व्यक्ति गाड़ी में नहीं जाएगा, हम गाड़ी में नहीं जाएंगे। आप ये तय कर लीजिए, इतनी इजाजत दे रहे हैं, हम आपको विश्वास देते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे जाएंगे शांतिप्रिय। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए, लेकिन सरकार ने हमारे सामने धारा 144 लगा करके हमारा रास्ता रोक दिया है। और मनोहर हत्याकांड पर बवाल हत्याकांड को लेकर सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई सीएम के सलाहकार नरेश चौहान का बयान। राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर पर बयान आया है, जो उन्होंने कहा है कि आज जो प्रदर्शन किया वो सही नहीं, नेता प्रतिपक्ष की मंशा ठीक नहीं है। दोनों को मनोहर के घर जाने से नहीं रोका गया, अगर मिलना था तो 4-5 लोग जा सकते थे। धारा 144 लागू होने के चलते भीड़ को रोका गया। आज फिर हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई, घर को आग लगाने वालों पर कार्रवाई होगी, ये नरेश चौहान ने अपने बयान में कहा है। और आज विपक्ष के नेता अपने लोगों को लेके जिस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास आज हुआ, हम इसको अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और विशेष तौर पे हिमाचल की परिस्थितियों में, देवभूमि है, शांतिप्रिय राज्य है, ऐसी घटनाओं में राजनीति ना हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और वो भी उन परिस्थितियों में जब गुनाहगार को ऑलरेडी जो है बिहाइंड द बार्स है और कानून अपना काम करेगा, कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष के जिम्मेवार लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की सोच और सरकार की सोच बड़ी साफ थी। और वहीं एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि सलोनी में धारा 144 के बीच नेता प्रतिपक्ष भीड़ के साथ पीड़ित परिवार के घर जा रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। उन्हें 3-4 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी गई, लेकिन वो समर्थकों के साथ ही जाना चाहते थे, जिसकी इजाजत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इलाके में स्थिति अब नियंत्रण में है, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। जी देखिए, जो किहार थाना एरिया है वहां पर जो जिस इलाके में 144 धारा लगाई गई है वो बिल्कुल बनी हुई है, और उसको प्रशासन ने और पुलिस ने एकदम एनफोर्स किया हुआ है, और लोगों को उस इलाके में ना गैदर होने दिया गया, और वहां के बाशिंदों के अलावा बाकी लोग को हमने जाने भी नहीं दिया है। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उनके साथ काफी बड़ा लगभग 200 लोगों का ग्रुप था, जिससे हमने कहा कि वो अगर चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन इतने सारे भारी संख्या में लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तो वो उस सीमा से ही डैम के पास, चौहार डैम के पास वो लोग रुके थे। वहां उन्होंने कुछ नारेबाजी वगैरह की, कुछ भाषण वगैरह किया, लेकिन अनुमति बाकी लोगों को नहीं दी गई। तो उसके बाद वो लोग वहां से शांतिपूर्वक तरीके से वापस चले गए। और बाकी प्रदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में पुलिस है, डीआईजी वहीं पर है, और फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। और चंबा शहर में मनोहर हत्याकांड को लेकर आज खूब बवाल हुआ। कल गुस्साई भीड़ ने सलोनी इलाके के भांदल में हत्या
के आरोपी मोहम्मद मुसाफिरुद्दीन के 2 घरों को आग लगा दी थी और आज लोगों ने चंबा शहर में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सलोनी संघर्ष समिति के बैनर तले चंबा के चौगान मैदान से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई दिए। शहर के कई इलाकों से होती हुई रैली डीसी ऑफिस पहुंची, जहां लोगों ने जमकर नारेबाजी की और हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग की। आपको बता दें कि 26 साल के युवक मनोहर की 6 जून को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसका शरीर कई टुकड़ों में मिला था और उसके बाद 9 जून को एक नाले से उसका शव बरामद हुआ था। हत्या का आरोप जो है एक ऐसे शख्स पर है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है। अब तक की जांच के मुताबिक मनोहर का बताया जा रहा है कि जो आरोपी शख्स है, हत्या का आरोपी, उसकी भतीजी से प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर परिवार ने युवक को घर बुलाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिग लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है और आरोपी को लेकर अब कई और मामले सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग उसके खिलाफ एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। सलूनी हत्याकांड संघर्ष रैली, आक्रोश रैली के रूप में यहाँ चंबा मुख्यालय के मुख्य उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंच चुकी है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए पूरे शहर की परिक्रमा करके बाजार के मुख्य बाजार से रैली के माध्यम से यहाँ पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले एडीसी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अभी भी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। फिलहाल अभी जो नारेबाजी चल रही है, उसके बाद आगे की रैली की जो क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखने वाली बात जरूर है। लेकिन अभी शहर का चक्कर लगाकर ये रैली यहाँ पहुँची है। आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे रैली जमकर नारेबाजी हो रही है। ये देखिए, यहाँ एडीसी चंबा अमित मेहरा वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों में आक्रोश है। पिछले कल जिस तरह से तिहाड़ थाने के बाहर लोगों ने आक्रोश रैली की थी, उसी तरह यहाँ पर भी आज चंबा मुख्यालय में उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष रैली की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जो है स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। वो अभी तिहाड़ और भांदल का दौरा कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आगे क्या होता है आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। और मनोहर लाल हत्याकांड के आरोपी को लेकर लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल लोगों ने उसके 2 घरों को आग लगा दी थी, जहां से अब तक धुआं निकल रहा है। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा जब घटना वाली जगह पर पहुंचे तो उन्हें आरोपी और साथ ही साथ आरोपी के लेकर कई ऐसे हैरान करने वाली बातें पता चली हैं। लोगों के मुताबिक दोनों ने कई जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है और आसपास के लोगों को पहले से भी काफी परेशान करते थे। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने जो रिपोर्ट भेजी वो देखी। सलूनी की ये वही भांदल वैली है जहां पर इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये घर जो है वो पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये जो घर है ये इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद, उसका ये घर है। और उसके साथ साथ जो है अब क्योंकि ये जो घर जलाया गया है इसके साथ साथ इस शख्स के और 3 से 4 घर थे जिनको जो कि ऊपर जो हाइल्टी वाले एरिया में थे, जिनको कि दोधारी कहा जाता है, वहां पर जो घर थे उनको भी भीड़ ने जो है जाकर जला दिया है। और फिलहाल अभी ये जो इस घर के मालिक हैं या जिनको ये कहें कि मुख्य आरोपी और उनके जो परिवार के बाकी के सदस्य हैं, उनको पुलिस जो वो हिरासत में ले चुकी है, उनसे गहनता से पूछताछ चल रही है। ये जो पूरा वाकयात घटित हुआ है इसके पीछे की वजह यही है कि इसी क्षेत्र का एक 21 साल का रहने वाला मनोहर लाल जो है वो 6 तारीख यानी इसी महीने की 6 तारीख को जो है वो अचानक से लापता हो जाता है और उसके परिजन जो है वो 7 तारीख को जो है पुलिस स्टेशन की ये जो पुलिस चौकी है संघनी, ये तिहाड़ पुलिस स्टेशन के तहत आती है, तो यहाँ पर आकर जो है मामला दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी का। उसके बाद जो है पुलिस उन परिजनों के साथ जो है उस युवक की तलाश शुरू करती है। तो 9 तारीख को जो है उस युवक का जो शव बरामद किया जाता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। बड़े विभत्स तरीके से उसकी मौत हुई होती है। उसकी फिर शक संदेह की जो सुई है वो हत्या पर जाती है कि किसी शख्स ने उसकी हत्या की है। उसके बाद जो है फिर जो जहां पर ये शव मिला है वो भी मैं यहां से तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जो है न्यूज़ 18 की टीम हकीकत जानने के लिए पहुंची है कि आफ्टर ऑल ये पूरा वाकयात घटित हुआ कहां पर। देखिए, वैसे तो ये पूरी तरह से शांत वादियां हैं। यहाँ पर हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग जो है आपस में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। बड़ा भाईचारा यहाँ पर जो है वो सदियों से, सालों से है। और लेकिन जिन शख्स के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, वो शख्स जो है वो
यूं कहा जाता है कि 12 महीने जो है वो ये जो हाईएल्टी वाला एरिया है, जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये रहता है और इसी इलाके को जो है यहाँ के लोग अपनी लोकल बोली में जो है दुधारी कहते हैं। तो वहां पर रहते हैं, अपने भेड़ बकरियों के साथ वहां पर रहा करता था, लेकिन उसकी जो चाल चलन था समाज में वो सही नहीं था। उस पर भी हमेशा से जो है वो शक होता था और उसके पास जो है जिस तरह से इतना उसका रसूख था, यानी घर 4 से 5 घर, वो भी आलीशान घर, उनके पास धन दौलत वो भी काफी ज्यादा। तो इस पर जो हमेशा से सवाल उठता रहा था। तो लेकिन कभी उसके खिलाफ उस स्तर पर कभी शिकायत नहीं गई कि पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़े। लेकिन जब ये वाला वाकया सामने आया, युवक की विभत्स तरीके से जो हत्या हुई थी, उस मामले में जब उनको डिटेन किया गया तो कई तरह के सवाल फिर परत दर परत जो वो खुलते। और वही हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने आरोपी परिवार को लेकर उनके पड़ोसियों से भी बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर यही शरीफ मोहम्मद है जो जिस पर ये इल्जाम लग रहा है कि ऐसी ऐसी बात। हम तो इसके आते नहीं है, कभी जो सर जाते भी नहीं, हमें इसके चूल्हे का भी नहीं पता है कि क्या है। जब कोई मरता था तभी उसको दफन करने जाते थे, उसके बाद कोई आता जाता नहीं था। और बाकी हमारे यहाँ भाईचारा एक बना हुआ तो है। अभी हम हिंदू मुसलमान है, पूछे एक ही बर्तन में हम खाना भी खाते हैं, शाम को इकट्ठे होकर खाना पीना करते हैं इनमें ही बैठकर। और फौरी डिपार्टमेंट वाले हैं, हमें तो उधर ही जाकर, यहाँ दुकान थोड़ी सी अंडे की रखी है, वहाँ जाकर और खाना पीना, शाम को 8-9 बजे अपने घर को जाना। जो ये काम इन्होंने किया, जब लड़की के साथ कुछ था भी समझ लड़के का, तो लड़की को मारा, उसको ऐसे भाईचारे में बुलाना था तो भाईचारा कुछ करते थे। इन्होंने जो काम किया ये बिल्कुल गलत किया है। ये पहली बार हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो इससे हम सहमत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये काम किया, जिसके 8 टुकड़े कर दिए, जो इसमें सम्मिलित थे उन सबको सजा होनी चाहिए। और जो औजार उन्होंने यूज किए वो सब औजार जब्त होने चाहिए। ये हमारी मांग है। बाकी जो आम भाईचारा इसे सब मतलब रुष्ट संतुष्ट कोई नहीं इस पर। ये इनकी प्रवृत्ति तो गलती सुनी हुई है हमने, क्योंकि ये चोर चक्की वाले प्रवृत्ति वाले थे और जबरदस्ती कब्जे करने। इनकी अपनी जमीन जो है करीबन 1.5 बीघा के करीब है, तो इन्होंने नाजायज इतने कब्जे किए कि 100 बीघा से ऊपर मेरे ख्याल ऐसा है, जो धारे दूर है ऊपर जहाँ भेड़ चराते हैं, तो जबरदस्ती इन्होंने ये कब्जे किए हुए। वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि बीजेपी मनोहर लाल हत्याकांड की जांच के लिए SC/ST कमीशन से मांग करेगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के दोनों आरोपी, जिन पर मुख्य तौर से आरोप लगा है, उनका सच सामने लाया जाना बेहद जरूरी है। हत्या के इन आरोपियों ने 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। इनके घर से 2 करोड़ कैश बरामद हुए, जैसा उनका कहना है, जिससे इनकी भूमिका संदिग्ध लगती है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए। और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उसके बारे में ऐसी जानकारी है कि वो व्यक्ति जो कि मात्र 3 बीघा का मालिक है, 100 बीघा ज़मीन के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है। 100 बीघा ज़मीन उसने सरकारी कब्जाई हुई है। उसका जो संपत्ति जिसके बारे में अभी जानकारी मिली है कि 2 करोड़ रुपया उसके पास कैश मिला। और अभी भी जब 2000 के नोट जब उसको बंद करने की बात आई, उनको एक्सचेंज करने की बात आई, 97 लाख के नोट उसके पास जो है बरामद हुए हैं, जो चेंज उसने किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक 3 बीघा का मालिक इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है। केवल 100 भेड़ बकरियां उसके पास हैं और प्रतिवर्ष वो 200 से ज़्यादा भेड़ बकरियां सेल करता है, बेचता है। तो कहीं ना कहीं आशंका कुछ और लगती है। और इस पूरे मामले पर और ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए और जो वहां पर अभी स्थिति है उसकी जानकारी के लिए सीधे रुख करेगा अपने संवाददाता विचित्र का। विचित्र, आज आपने उस इलाके का दौरा भी किया, आपने वहां से रिपोर्ट भी भेजी। उस इलाके में इस वक्त स्थिति कैसी है और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने क्या उपाय किए हैं? देखिए वैसाल, अभी भी हम लोग ग्राउंड 0 पर ही मौजूद हैं और मैं उसी सलूनी के भांदुल इलाके में मौजूद हूं, जहां पर ये वाकयात जो है वो घटित हुआ है। और फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो अपने दर्शकों को मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि फिलहाल पूरी तरह से माहौल जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि हम लोग जो है ग्राउंड 0 पर इसी बात की तस्दीक करने के लिए गए थे कि क्या यहाँ पर जो माहौल है वो वाकई में तनावपूर्ण है जैसा कि बताया जा रहा है, या फिर वहां पर शांतिपूर्ण माहौल है। तो सुबह से ही, क्योंकि यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया जा चुका है और बाकायदा जो पुलिस के
आला अधिकारी है वो यहाँ पर आकर मोर्चा संभाले हुए हैं। खुद सरकार जो है इस पर पूरी नजर रखे हुए है कि ये पूरा वाकया जो यहाँ पर हुआ है, धारा 144 जो है वो लागू है और ये तब तक लागू रहेगी इस पूरे क्षेत्र में जब तक कि माहौल जो है पूरी तरह से शांतमय नहीं हो जाता है। हम लोगों ने हर फैक्ट्स और फिगर को जुटाने की कोशिश की है। हम लोगों ने वहां के लोगों से, स्थानीय लोगों से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के से ताल्लुक रखते हो, सभी से बातचीत की है और पीड़ित परिजनों से भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो उससे जो ये एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है जिसके ऊपर आरोप लगा और उसके परिजनों ने यानी जो आरोपी है उसके जो परिवार के बाकी सदस्यों ने खुद कबूल किया है कि हाँ उन लोगों ने ही जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो इस पूरे परिवार का जो चाल चलन था वो भाई बिरादरी में पूरी तरह से सही नहीं था। ये काफी लंबे समय से जो यानी जो मुखिया है इस परिवार के जो मुखिया हैं वो शरीफ मोहम्मद बताए जा रहे हैं और ये जो शरीफ मोहम्मद हैं अभी फिलहाल जो है इनका इलाज टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहां पर ये जाकर जो है वो उपचाराधीन हो गए थे इस पूरे हत्याकांड के बाद और खुद जो है उनके जो बेटे हैं जो कि इस पूरे मामले में जो है मुख्य आरोपी जो है वो बताए जा रहे हैं मुसाफिर मोहम्मद, तो वो भी उनके साथ गए हुए थे लेकिन पुलिस ने उनको वहीं से जो है वो डिटेन किया है, उनको वहां से गिरफ्तार किया है। और कहा यह जा रहा है कि जो ये शरीफ मोहम्मद हैं इनका जो है वो शुरू से ही चाल चलन जो वो ठीक नहीं था। आज वो 70-75 की साल की उम्र के पड़ाव पर हैं, बावजूद इसके जो है वो इसी तरह से कई लोगों को डराना धमकाना, कई लोगों से छीना झपटी करनी और जो सरकारी जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करना, इस तरह का इनका चाल चलन था। और जो बाकी के लोग थे, चाहे वो उनकी अपनी खुद की बिरादरी के लोग थे या फिर वो दूसरे जो भाई बिरादरी के लोग थे, उन सबको जो है इस परिवार के बाकी सदस्य जो थे वो तो आए दिन डराते धमकाते रहते थे। अगर उनके जो मवेशी वगैरह है उनकी जो चारगाहें हैं वहां पर चले जाते थे। तो इस तरह का उनका पूरा जो वाकयात है उनका चाल चलन जो है वो ठीक नहीं था। उनसे कोई भी खुश नहीं था वहां पर, चाहे वो उनके खुद के अपने लोग हों चाहे दूसरे लोगों को। बताया तो यहां तक भी जा रहा है कि जिस ये जो पूरी घटना जिसके लिए हुई है, जिस बेटी के लिए हुई है, उनके जो पिताजी हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, यानी इस मुसाफिर मोहम्मद के जो भाई थे, जो छोटे भाई थे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ भी इनका झगड़ा हुआ था सिर्फ और सिर्फ इस जगह जमीन के चक्कर में। और यहाँ पर यह भी सुनने में आया है कि इस पूरे परिवार में जब भी कोई नवजात का जन्म होता था तो उनकी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती थी पंचायत में, उसके लिए भी वो काफी सालों के बाद करवाई जाती थी। स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, लेकिन जब क्योंकि शिक्षा पर काफी जोर दिया गया और शिक्षा अभियान सरकार की ओर से चलाया गया तो उसके बाद ये बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे, लेकिन वो भी सिर्फ कम समय के लिए भेजने लगे थे। यानी कि 5वीं तक पढ़ाया या 8वीं तक पढ़ाया और उसके बाद उनको आगे नहीं भेजा गया। यानी जो सारा कामकाज होता था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दोधारियों में होता था। जो दोधारी का अर्थ यहाँ पर ये है कि अपनी लोकल बोली में जो चारगाहें होती हैं, जो पोस्टराइजेशन होती है, उनको दोधारी ये लोग कहते हैं विशाल। तो वहां पर ये लोग रहते थे और बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर 12 महीने जो है बाकी के लोग जो थे वो निचले क्षेत्रों में आ जाते थे क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन ये लोग जो है वो 12 महीने वहां पर रहते थे। आखिर वहां पर रहकर करते क्या थे, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि इनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से, तीसरा ये कि 4 से 5 घर और वो भी आलीशान, ये कहां से आए। तो ये इन सब की जो तस्दीक होनी चाहिए। ये लोग एक ही सुर में जो है एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो उनकी अपनी खुद की बिरादरी के लोग हों, चाहे जो दूसरी बिरादरी के लोग हों। तमाम लोग जो है इस वक्त इन जो आरोपी हैं उनके चाल चलन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को भी इंसाफ मिल सके और समाज में भी आपसी भाईचारा जो है वो कायम रह सके, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो है भाईचारा जो है वो बिगड़ते देर नहीं लगती। विचित्र, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। हमीरपुर में बड़सर के 11 गृह स्कूल में अध्यापक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य के कार्यालय में लोगों की ओर से अध्यापक के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं अध्यापक ने मारपीट का मामला थाने में दर्ज करवाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 9 जून 2023 को एक घटना हुई है जो कि राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला 11 ग्राम हरसौर में हुई है। वहां के एक शिक्षक से हमें थाना बड़सर में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 9/6/2023 को उनके स्कूल में कुछ अज्ञात लड़के आए और ये पीबी नंबर की कार में वहां पर आए थे और इन्होंने वहां पर आकर एक लड़की को ले जाने की बात की, जिस पर प्रिंसिपल ने उन्हें मना किया कि वो बिना उसकी परमिशन इस तरीके से नहीं दे सकते और इस पर इनकी कहासुनी हो गई। और उसके बाद इन अज्ञात लड़कों ने जो है वहां पर जो शिक्षक थे और जो वहां पर प्रिंसिपल थे उनके साथ हाथापाई की और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया
और इस शिकायत पर थाना बड़सर में FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है और इसमें सेक्शन जो है 353, 332, 504, 506 IPC के तहत ये मुकदमा जो है दर्ज किया गया है और आगामी अन्वेषण। और शिमला के सतलज पेयजल प्रोजेक्ट के कार्य की रफ्तार को देखते हुए मई 2025 तक सतलज का पानी शिमला लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 22 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछानी है, जिनमें से अब तक 7.2 किलोमीटर यानी 7,200 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। मशीनों की मदद से पेयजल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। पहले चरण में देवीधार से द्वाड़ा के लिए करीब 6 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछाने का काम पूरा कर दिया गया है और अब डुम्मी से संजौली के लिए पेयजल लाइन बिछाई जा रही है। यहां भी करीब 1200 यानी 1,200 मीटर लंबी लाइन बिछ चुकी है। शकरोड़ी गए थे जहां से पानी का हमारा लिफ्ट की जो स्कीम है, सतलुज का पानी हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए गए थे। वो ये 4 स्टेजेस में स्कीम बननी है। शकरोड़ी है, शकरोड़ी से डुम्मी है, डुम्मी से द्वाडा है, द्वाडा से संजौली रेजरमेंट के लिए पानी आएगा। तो उसका हमारे साथ मेरे साथ माननीय महापौर थी, डिप्टी मेयर भी थी और हम 15-16 पार्षद भी थे, जिन्होंने हमने संयुक्त रूप से हमने इसका विजिट किया। और इसमें आपको मैं जानकारी दूं कि इसको ये लगभग 2025 का इनका टारगेट था, लेकिन हमने इसमें कहा कि आप इसको 2024 तक इसको तैयार। शिमला में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते विभिन्न युद्धों में हिस्सा लेने वाले 2 पूर्व सैनिकों को सैन्य सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में शिमला के 3 पूर्व सैनिकों लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह चौहान, सूबेदार मेजर श्यामलाल शर्मा और हवलदार शमशेर सिंह को सैनिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वीर का फैसला सरकार ने लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। ये है कि चलो हमारे देश में नौजवान बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि फौज में जाएं, पर यह है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा। अब इसके बारे में इनको जरा गहराई से सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। हालांकि कई स्टेटों ने बताया भी है, पैरामिलिट्री फोर्स ने बोला है कि उनके लिए रिजर्वेशन होगी, कुछ 15%, कुछ 20%। उसमें सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो अलग बात है, मतलब एक डिबेटेबल बात है। पर अभी देखा और उन्हें पैसा भी देना है कि हो सकता है अगर 4 साल के बाद आएंगे 10-12 लाख उसको मिलेंगे, अपना स्वरोजगार किसने करना है, पढ़ाई करनी है, आगे जिंदगी में बढ़ना है और कुछ करना है, तो वो भी चॉइस उसके लिए है। मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद ये कामयाब होगी स्कीम। अगर 16 जून को हमने आजादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अपना लोहा पाकिस्तान या चाइना हो उनको मनवा के भारत को एक शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमारे जिला शिमला के 3 भूतपूर्व सैनिक थे। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत चौहान, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। तत्पश्चात हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा जी थे। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।